नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाई? हाँ, एक तो हम पढ़ेंगे कि अगर आपको कोई रिएक्शन दे रखी हो तो आपको उसका रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से एक्सप्रेस करना है या लिखना है। ठीक है, तो यानी एक्सप्रेस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई रिएक्शन आपको दे रखी हो और उसका रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, उसमें अलग अलग रिएक्टेंट होंगे, अलग अलग प्रोडक्ट होंगे और उनके मोल भी अलग अलग होंगे। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, और इन सबको पढ़ने के बाद हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे, कुछ हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो इस टॉपिक पे बेस्ड होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक होने वाला है इन सबके बारे में कि रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और कुछ कैलकुलेशन मन में करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट भाई हेडिंग लगाओ जल्दी से, है ना। तो मिटा दूं मैं, चलो। तो हम लोग बताने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन इन डिफरेंट कंडीशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, और साथ में बच्चों रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, चलो अब देखो, मान लिया जाए हमारे पास कोई रिएक्शन है। अभी हम बात कर रहे थे जैसे ए और किस में बन रहा था, ए बी में, है ना, ऐसा पढ़ा था हमने। तो ए की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही थी और बी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रही थी। ठीक, तो हमने जो है रेट ऑफ रिएक्शन ए के लिए क्या होगा, माइनस साइन लगाएंगे और डी ए की मोलर कंसंट्रेशन और डिवाइड बाय dt टाइम, है ना। ये तो बताया था कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। और बच्चों ये चीजें बी के लिए क्या होगी, प्लस डी बी की मोलर कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब थोड़ा इस इक्वेशन को चेंज करते हैं, है ना। अब मेरे पास दूसरी इक्वेशन है, देखिए, अगर मान लिया जाए मेरे पास है ए और प्लस बी, और ए के मैं ए मोल लेता हूं, ध्यान रखें, है ना, और बी के हम लेते हैं बी मोल। यानी अब जब भी आप रिएक्शन लिखोगे तो उसमें जो है उनके नंबर ऑफ मोल भी लिखोगे। ठीक है, और ये रिएक्शन करके कर रहा है, एक्स बना रहा है और प्लस वाई बना रहा है। तो एक्स के हमें एक्स मोल मिल रहे हैं और वाई के हमें वाई मोल मिल रहे हैं। ठीक है, तो जितनी भी आप रिएक्शन लिखोगे ऐसे लिखोगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास है N2 प्लस 3H2 2NH3, इसी टाइप की रिएक्शन हुई। तो देखो यहां पर हाइड्रोजन के 3 मोल, यहां पर अमोनिया के 1 मोल और यहां पर नाइट्रोजन के 1 मोल। तो जो भी रिएक्शन आपको मिलेगी इसी तरह मिलेगी कि नंबर ऑफ मोल भी वहां पर एक्सप्रेस होंगे, प्रोडक्ट के भी और रिएक्टेंट के भी। क्लियर हो गया? तो पहले इसको देखते हैं। तो कोई भी रिएक्शन है उसके हमने नंबर ऑफ मोल भी यहां पर लिख दिए, ए के ए मोल, बी के बी मोल, एक्स के एक्स मोल मिल रहे हैं और वाई के वाई मोल। ठीक है, अब इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे करेंगे, देखिए बच्चों ध्यान से, है ना। तो इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, सबके लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए के लिए करते हैं। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, ये जो मोल हैं इनको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। जितना भी होगा नंबर होगा, कोई ये 1 2 कितना भी नंबर होता है, 2 3 4, ठीक है, इट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। तो जब भी हम किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल है यानी स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है, उसका हम क्या लेंगे, रेसिप्रोकल।
तो रेसिप्रोकल ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये क्या है एक्चुअल में, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट। ठीक है, और रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उसको आप 1 से डिवाइड कर लोगे, तो 1 बाई क्या होगा, नंबर ऑफ मोल, सिंपल भाषा में चले। ठीक है, तो करना क्या है आपको, जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो जो भी जितना भी नंबर इन जगह पे होगा उसको आप 1 से डिवाइड कर दोगे, तो वही आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, और दिया होगा आपको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और उसका रेसिप्रोकल। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1 बाई 1 से उसको डिवाइड कर देना है। किसको डिवाइड कर देना है, इन नंबर को। क्लियर हो गया, चलो अब देखते हैं। तो भाई देखो, तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए इक्वल टू, है ना, तो रिएक्टेंट है तो पहले माइनस लगाओ, और रेसिप्रोकल ऑफ ए तो 1 बाई ए, अब लिखोगे डी, ठीक है, और ए की मोलर कंसंट्रेशन बाई डी टी। क्लियर हो गया, तो ये ए के लिए हो गया। इसी तरह अगर हम बी के लिए बात करें तो अगेन -1 बाई बी डी, बी की मोलर कंसंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम। ठीक है बच्चों, अब हम x के लिए लिखेंगे तो x लिखे क्या लिखना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि ये फॉर्मेशन हो रहा है यहां पर, यानी प्रोडक्ट है, तो 1 बाई एक्स डी, एक्स की मोलर कंसंट्रेशन बाई डी टी। और इसी तरह अगर हमें y के लिए लिखना पड़ेगा तो +1 बाई वाई डी, y की मोलर कंसंट्रेशन बाई डी टी। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इतना जो है ये हमने नया ऐड किया है ना पहले, यहां पर ये जितना भी जो है वैल्यू दी होगी उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। क्लियर हो गया, यानी नंबर ऑफ मोल का रेसिप्रोकल द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्लियर हो गया, तो इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ चीज आपको ध्यान रखनी है। जो बच्चों इतना हिस्सा है ना, ये इतना हिस्सा, ये वाला, तो इस ऊपर वाले को तो हम क्या बोलेंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स। लेकिन मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो हम बोलेंगे डिक्रीज या इंक्रीज। तो यहां पे तो इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स। तो कितना चेंज हो रहा है, बहुत कम चेंज हो रहा है, इसलिए हमने डी लगाया। तो स्मॉल इंक्रीज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स और स्मॉल इंक्रीज इन टाइम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो डी और डी स्मॉल चेंज के लिए हमने लिखे, और एक्स जो है हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसका मतलब उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ रही है। यहां पे क्या होगा, ए की मोलर कॉन्सेंट्रेशन घट रही है, तो स्मॉल डिक्रीज इन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ये मैंने डिफाइन किया। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब देखो, अब हमारे पास कुछ रियल रिएक्शन है ना, ये तो मैंने एग्जांपल दे दिया। तो मान लिया जाए हमारे पास है, देखिए वही कहानी है, N2 + 3H2 और क्या बन रहा हमारे पास, अमोनिया। ठीक है, तो ये बच्चों देखो नंबर ऑफ मोल है, यहां पर नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 1, तो 1 तो कभी लिखते नहीं है, तो जहां पर कोई मोल लिखा नहीं होगा उसका मतलब 1 है, तो 1 बाई 1 करोगे तो 0 हो जाएगा। तो अब इसके लिए हम अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, -N2 के लिए देखो, तो क्या करेंगे 1 बाई 1, तो 1 बाई 1 तो 0 होता है। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लिखेंगे डी N2 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन बाय डी टी। तो इस तरह कर सकते हैं, इक्वल टू माइनस, यहां पर कितने मोल है हाइड्रोजन के 3, तो इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/3 और DH2 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन बाय dt। क्लियर, फिर आगे चलो, +0। अब क्या बन रहा है, अमोनिया, कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 2, तो हमेशा जितने मॉलिक्यूल बनेंगे उनका रेसिप्रोकल, और यहां पर आ जाएगा प्लस। ठीक है,
तो डी और किसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेनी है, अमोनिया की। इस तरह से हम इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। क्लियर हो गया। अच्छा, 1/1 के लिए तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम माइनस लिख सकते हैं। जहां पर जो है नंबर ऑफ मोल एक से ज्यादा होते हैं वहां पर आप 1 नंबर ऑफ मोल लिखोगे। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो एक रिएक्शन हमारे पास है, हाँ ये है भाई, है ना, PCl5 और डिग्रेड होता है PCl2 में PCl3 में NCl2 में। अब बच्चों इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा, देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस, पहले PCl5 के करो, तो देखो सबके एक एक मोल है, कोई नंबर ही नहीं है, तो सबके लिए 1/1 क्या हो जाएगा, 0। तो 1/1 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लिखेंगे PCl5 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन बाय dt। ध्यान रखें ना, ये 1 मोल है, तो 1/1 0 हो जाएगा, है ना। आप मत सोचना कि मैंने 1/1 क्यों नहीं लिखा, तो 1/1 0 हो जाएगा, तीसरे लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इक्वल टू प्लस 1/1 इस तरह से, है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो D और PCl3 की मोलर कंसंट्रेशन बाय dt और प्लस DCl2 की मोलर कंसंट्रेशन बाय dt। यहां पे आप 1/1 हो सकता है, तो 1/1 0 होता है, इसलिए नहीं लिखा। तो ये नंबर ऑफ मोल का एक कंसेप्ट है। क्लियर हो गया, ठीक है। एक और रिएक्शन देख लेते हैं। एक और रिएक्शन कौन सी भाई, आप समझ में आ गया वो किस तरह करना ना। N2O5 के 2 मॉलिक्यूल हैं, और जब ये डिग्रेड होते हैं तो 4NO2 प्लस O2। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखो नंबर ऑफ मोल जितने भी हैं उनका कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब देखो -1/2 इसके लिए, D N2O5 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन बाय dt। क्लियर, इक्वल टू प्लस 1/4 D NO2 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन बाय dt। क्लियर, प्लस, अब देखो एक ही मोल है तो 1/1, तो एक मोल के लिए 1/1 लिखो चाहे कुछ मत लिखो, बात एक ही है, तो प्लस DO2 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन बाय dt। क्लियर हो गया। तो बच्चों किसी भी रिएक्शन के लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह लिखोगे। क्लियर, तो आपके पास इसी तरह की रिएक्शन आएंगी। तो समझ में आ गया किस तरह हम किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो नोट करते जाओ फटाफट भाई, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब और चीजें, चलो अब बच्चों बात करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ, इसको तो हटा देते हैं ना, अब इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, है ना। तो देखो रिएक्शन हमारे पास क्या थी, एक्स नहीं, A प्लस B और X प्लस Y, ये रिएक्शन थी। ठीक है ना। अब देखो, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज, क्या थी बोली मैंने, रेट ऑफ फॉर्मेशन। रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो बच्चों ध्यान रखना कि रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। रेट ऑफ फॉर्मेशन अलग है, रेट ऑफ रिएक्शन अलग है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब हुआ कि फॉर्मेशन किसका हो रहा है, फॉर्मेशन हमेशा किसका होता है, प्रोडक्ट का होता है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन इनका होगा। ठीक है, और रेट ऑफ, दूसरा क्या था, रेट ऑफ डिस अपीयरेंस, तो रेट ऑफ डिस अपीयरेंस हमेशा किसका होगा, रिएक्टेंट्स का। ध्यान रखिए ना, क्योंकि जब भी रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। तो रेट ऑफ डिस अपीयरेंस यानी कम होना किसके लिए, हमेशा हमेशा आएगा रिएक्टेंट के लिए। और रेट ऑफ फॉर्मेशन, या कई बार इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, तो हमेशा बच्चों किसके लिए आएगा, प्रोडक्ट के लिए। इतना तो आप समझ जाओ। ठीक है,
तो रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब प्रोडक्ट की बात हो रही है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस तो किसकी बात हो रही है? रिएक्टेंट की बात हो रही है। ठीक है, समझ में आया? चलो फिर इसी में आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर मुझे रेट ऑफ फॉर्मेशन का और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब मालूम करना है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है बच्चों चेंज इन, यहां पे आएगा चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी, या तो ए की मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी और बी की मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी। ठीक है, तो यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन, अरे यार क्या हो गया, फॉर्मेशन में प्रोडक्ट आना है, सॉरी 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 गलती हो गई भाई। फॉर्मेशन ये वाला है ना, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, और कौन सी कॉन्सेंट्रेशन? मोलर कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ज्यादा अच्छा लिखेंगे हम ना, रिएक्टेंट्स, ये तो हो गया। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है, किसका? अरे रिएक्टेंट क्यों आ गया ये प्रोडक्ट, अरे यार बच्चे बोलेंगे सर भी पागल हो गए है ना। तो चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ फॉर्मेशन, और इसके लिए क्या होगा बच्चों? चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर हो गया? तो रेट ऑफ डिफरेंस जब भी होगा तो आपको दिया होगा कि उसकी मोलर कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन जब भी दिया होगा तो प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है, ये आपको दिया होगा। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब क्या है। लेकिन इसको हमेशा ये नहीं मानना है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है, ध्यान रखना है ना। अब आपको इक्वेशन में या तो रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया होगा या तो रेट ऑफ क्या दिया होगा? डिसअपीयरेंस दिया होगा। तो अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दे रखा हो तो हम वहां से रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा हो, देखो, if rate of reaction is given, ठीक है, then we can calculate rate of formation and disappearance। ठीक है, ध्यान रखना दोनों अलग अलग चीज है। तो या तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा हो तो आप ये पता कर सकते हो कि रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, कितना चेंज हो रहा है मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है और रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है। और अगर आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दे रखा हो तो आप उससे रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हो। ध्यान रखें दोनों अलग अलग चीजें है ना। तो या तो रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दे रखा होगा तो आप उससे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, और अगर आपको जो है रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है तो उससे हम जो है रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो चलो नोट करो जो फटाफट कैसे कैसे करना है हमने, है ना। अब देखो भाई, ठीक है, तो दोनों चीजों में कोई एक आपको दे रखा होगा चलो मिटा दिया जाए। ठीक है, तो समझ में आ गया कि रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या हुआ, और ये दोनों चीजें अलग होती हैं रेट ऑफ रिएक्शन से। ठीक है, और जब भी दोनों में से कोई एक दे रखा हो तो आप दूसरी चीजें निकाल सकते हो। तो हमेशा यहां पर रेट ऑफ फॉर्मेशन लिख देते हैं यहां पर, और इधर हमेशा क्या होगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। क्लियर हो गया? समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, मान लिया जाए यहां पर दे रखा है द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आपको दे रखी है मोल लीटर -1 सेकंड -1, इतनी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है
ठीक है, जो कि यानी चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो बच्चों जो भी आपको मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए की दे रखी है, इसका मतलब ये क्या है, डी ए बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इतनी है, लेकिन ये क्या है, ये है बच्चों आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यानी इस रेट से ये कम हो रहा है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। डिसअपीयरेंस की बात करें तो हमेशा रिएक्टेंट की बात आती है। ठीक है, अब आपको इससे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो देखो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपको दे रखा है और आपको उससे क्या करना है, क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो क्या करोगे बच्चों, इसका जितना भी नंबर ऑफ मोल होंगे तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, अगर मैं एक ले लेता हूं तो ए के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 1/a इंटू रेट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है ना, देखो भाई है ना। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दे रखा है और हमें क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने भी मोल होंगे वो हो जाएगा 1/a इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। बस सिंपल सी बात। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, डी ए की मोलर कंसंट्रेशन बाय डी टी, और हमने इसको जोड़ दिया बस। तो ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा और प्रोडक्ट के केस में रेट ऑफ अपीयरेंस होगा। तो इसको हम जो है क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए 1 क्या नंबर ऑफ मोल। ठीक है, या हम बोल सकते हैं इसको रेसिप्रोकल ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दे रखा हो तो उसके नंबर ऑफ मोल को 1 से डिवाइड कर देंगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, तो इसका उल्टा कर दो भाई, है ना। तो अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा हो तो ए से इंटू कर देंगे, सिंपल सी बात है ना। तो देखो ठीक है भाई, समझ में आई बात। तो अगर मान लिया जाए मुझे क्या दे रखा हो, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा हो, गिवन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और मुझे निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स, मान लिया जाए ना, ये दे रखा है और ये निकालना है। अब देखो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स इक्वल टू, इसके कितने मोल हैं भाई, एक्स के एक्स, तो एक्स इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। बस ये पूरी कहानी हो जाएगी। ठीक है, तो यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा हो और रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा हो, रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना हो तो उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से इनटू कर देते हैं। और अगर रेट है ना, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो और रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा हो तो क्या करेंगे एक्स के लिए, ठीक है, 1/x, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो भाई ये दो चीजें याद रखना बस, है ना। अभी इन्हीं के बेसिस पे हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, है ना। तो भाई रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है तो इनटू कर देंगे उतने मॉलिक्यूल से और रेट ऑफ रिएक्शन से। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो रेट ऑफ फॉर्मेशन जितना भी है और उसको रेसिप्रोकल कर देंगे उसके, किससे, जितना उसका मॉलिक्यूल हो। तो समझ में आई बात।
तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है और फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। तो समझ में आ गया, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस का मतलब है इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन और रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो वो आपको दी होगी। ठीक है, जब आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन पता है और रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, जितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी 1/x करेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। अगर मान लीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन दिया है और रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, तो जितने मॉलिक्यूल होंगे उससे रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या करेंगे, इनटू कर देंगे, हो जाएगा। चलो, तो ये दो फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है हमारे पास क्वेश्चन की, है ना, क्वेश्चन है ना। चलो, अब एक चीज थोड़ा और मैं आपको यहां पे बता दूं, है ना, इतना तो समझ में आ गया कि रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे कैसे हम निकालते हैं। और ठीक है, अब देखो, मान लीजिए एक रिएक्शन हमारे पास है PCl5 और ये डिग्रेड हो रहा है PCl3 प्लस Cl2। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन। सही है। अब देखो बच्चों, जो रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ PCl5 है वो बिल्कुल किसके बराबर है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl3 और Cl2। समझे जरा, है ना, दोनों बराबर है। तो अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके बराबर है, PCl3 और Cl2 के रेट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो कि PCl3 डिग्रेड हो रहा है, सॉरी PCl5 डिग्रेड हो रहा है और PCl3 और Cl2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जिस हिसाब से इसका डिग्रेडेशन होगा उसी हिसाब से इनका फॉर्मेशन भी होगा। और अच्छी बात क्या है, सबके सब क्या है, एक एक मोल है। तो एक मोल अगर ये डिग्रेड होगा तो एक मोल PCl3 बनेगा, मतलब बराबर हो रहा है ना। अगर यहां पर 10 मोल डिग्रेड होंगे तो ये भी 10 मोल बनेंगे, 5 मोल डिग्रेड होंगे तो 5 मोल बनेंगे। जब नंबर ऑफ मोल बराबर होते हैं, ध्यान रखना है ना, जब नंबर ऑफ मोल बराबर होते हैं तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमेशा रेट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होता है, जब नंबर ऑफ मोल बराबर होते हैं। तो उसी तरह जो है PCl5 के एक मोल के डिग्रेडेशन से Cl2 का एक मोल बन रहा है, तो PCl5 का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके बराबर होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl2। क्लियर हो गया। लेकिन जहां पर नंबर ऑफ मोल अलग अलग होते हैं वहां पर कैसे करेंगे, देखो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है, हाँ, N2O5। N2O5 और इसके हैं कितने मॉलिक्यूल हैं भाई, दो मोल हैं, तो बन रहा है 4 मोल NO2 प्लस O2, ऐसे कुछ बन रहा था। 5 दूनी 10 10 10 4 एंड, हाँ ठीक है। अब देखो बच्चों, N2O5 और NO2 NO2, N2O5 के 2 मॉलिक्यूल, NO2 के 4 मॉलिक्यूल, O2 का 1 मॉलिक्यूल, ध्यान रखना है ना। तो इस समय नंबर ऑफ मोल अलग अलग है, तो जब नंबर ऑफ मोल अलग अलग होते हैं तो रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ अपीयरेंस बराबर नहीं होता है। अब देखो कैसे, ये तो हमारे पास हो गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, है ना, और ये हो गया हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन। अब देखो बच्चों, N2O5 के 2 मॉलिक्यूल डिग्रेड हो रहे हैं, लेकिन NO2 के कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन तो बराबर नहीं होने वाला है भाई। 2 डिग्रेड हो रहे हैं, बन 4 रहे हैं, यहां पर 2 डिग्रेड हो रहे हैं और बन कितने रहे हैं, 1। तो अब हम इसको देखेंगे कि इसका जो रेट ऑफ डिग्रेडेशन है वो 2 टाइम्स ज्यादा है रेट ऑफ फॉर्मेशन की। मतलब ऐसा बोलेंगे हम इसको, देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज 2 टाइम्स मोर देन
क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। कितने बन रहे हैं, 4 मॉलिक्यूल बने तो 4 2 2 कर दो। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज 2 टाइम्स मोर देन रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2O5। सही है, सही बोला मैंने कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज 2 टाइम्स मोर देन द रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ NO2। ठीक है, तो जिस रेट से NO2 डिसअपेरेंस हो रहा है उससे दुगनी रेट से NO2 बन रहा है। क्लियर। अब अगर मैं ये बोलूं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज 4 टाइम्स मोर देन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, क्योंकि बच्चों रेट ऑफ जो O2 है वो केवल एक ही मॉलिक्यूल बन रहा है, जबकि NO2 4 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो ये 1 बनेगा, ये 4 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 8 बनेगा, ये 3 बनेगा, ये 12 बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा वो 4 गुना ज्यादा होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन के, किसके, O2 के। क्लियर। तो समझने का फेर है बस, है ना। ठीक है, और इसका जो रेट ऑफ डिसअपेरेंस होगा वो बिल्कुल आधा हो जाएगा इससे, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल डिग्रेड हो रहे हैं, वो बन ही की रहा है। ये 4 बनेंगे, ये 2 बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये पूरा खेल है कि किसका रेट ऑफ फॉर्मेशन किसके रेट ऑफ डिफरेंस से ज्यादा होता है, कम होता है। तो अगर सिंगल है तो बराबर हो जाएगा, लेकिन अगर सिंगल नहीं है तो उतने टाइम से ज्यादा हो जाएगा उसके हम जो स्टेक्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उस पर डिपेंड करेगा। तो वो 2 चीजें आपको याद रखनी है, इतना या तो याद रखना नहीं है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा हो तो रेट ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे। समझ में बात आ गई। ठीक है, तो चलो देखिए, कुछ चीज समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन की, है ना। तो 2-3 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से हम करने वाले हैं, है ना। अब देखो भाई, चलो लगाते हैं क्वेश्चन, है ना। तो एक रिएक्शन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, है ना। रिएक्शन है 2A प्लस B और बन रहा है C, और कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 3। अब ध्यान रखना कि A के 2 मॉलिक्यूल है, B का 1 मॉलिक्यूल है, और C के कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल अलग अलग बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दिया है बच्चों आपको, देखो, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, और किसका दे रखा है, सी का, और वो वैल्यू आपको दे रखी है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एट टी टाइम, है ना, एट टी टाइम, और ये दे रखा है 1.3 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर -1 सेकंड -1। क्लियर। तो यहां पर आपको रेट ऑफ अपीयरेंस दे रखा है, रेट ऑफ अपीयरेंस दे रखा है, इसका मतलब आपको चेंज इन, है ना। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि रेट ऑफ अपीयरेंस इक्वल टू चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, और चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी को हम कैसे लिखेंगे, dt, ऐसा। तो इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू ये है 1.3 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर -1 सेकंड -1। क्लियर हो गया। तो पहले आपको ये पता करना है कि दिया क्या है। ठीक है भाई, तो आपको रेट ऑफ अपीयरेंस दे रखा है, यानी इसकी वैल्यू दे रखी है। अब ये बोल रहा है कि कैलकुलेट, आपको निकालना क्या है, एक तो आपको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा आपको निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, क्या बोल रहा है, ए। क्लियर। ठीक है, तो 2 चीजें आपको निकालनी है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए।
ठीक है। और जबकि आपको क्या दे रखा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, तो ये दे रखा है ना। चलो नोट करो जरा फटाफट और कोशिश करो कि कैसे निकलता है ये है ना। चलो भाई, है ना, तो मिटा देते हैं, इतना इधर लिख देता हूं मैं, है ना। इतना नोट कर लिया भाई, है ना। तो कंसंट्रेशन यहां पे लिख देते हैं, डी सी बाई डी टी कितना है, 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस कितना था भैया, -4 मोल लीटर -1 सेकंड -1। ठीक है। अब सबसे पहले बच्चों आपको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो, तो जैसा मैंने आपको बोला था कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी कंपाउंड के लिए या किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो हम क्या करेंगे, 1 बाई नंबर ऑफ मोल इनटू रेट ऑफ फॉर्मेशन। सही है। और रेट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दे रखी है, तो सीधी सी बात है 1/3, और इसके लिए प्लस होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है, इनटू क्या है भाई, 1.3 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है। तो इसको 5 कर दो तो हो जाएगा 13/3 इंटू 10 की पावर -5, और इसको इससे काट दो तो कितना हो गया भैया, 3 चकू 12 बचे 2 1 सॉरी, और 3 3 9 1 बचे 3, इतना मोल लीटर -1 सेकंड -1। क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, 4 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -4। तो यहां पे लिख लेते हैं ना, रेट ऑफ रिएक्शन 4.3 इंटू 10 की पावर -5 मोल लीटर -1 सेकंड -1। क्लियर हो गया। इसी तरह आना चाहिए। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ो। अब ये जो फॉर्मूला मैंने वही लगाया ना जो आपको दे रखा था ना, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास दूसरी चीज क्या पूछी है, मिटा दो ना इसे, हाँ है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन मैंने ऊपर लिख दिया, ये निकल के आ गया, है ना। अब नेक्स्ट पूछी है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछी ना, फॉर्मेशन तो है ऑफ किसकी, ए की। तो बच्चों रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या फॉर्मूला था, जितने उसके मॉलिक्यूल हैं इनटू रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है भाई। तो हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और इसके कितने मॉलिक्यूल थे, 2, तो 2 इंटू, और रेट ऑफ रिएक्शन कितना है 4.3 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है। तो कितना आ रहा भाई ये 8.6 इंटू 10 की पावर -5 मोल लीटर -1 सेकंड -1। क्लियर हो गया। ठीक है, बस हो तो गया। समझ में आया कैसे किया। तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, अगर आपको रेट ऑफ ये निकालना होता है तो ये बराबर हो जाता है एकदम, इस ए इंटू करते इससे, समझे मेरी बात। तो इस तरह से हम निकालेंगे, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा वो 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, समझ में आया बात। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक रिएक्शन है 4NH3 प्लस 5O2, है ना, और सारी गैस फॉर्म में दे रखी है ना। और क्या बना रहे हैं भाई, 4NO, ये भी गैस फॉर्म में दे रखा है, प्लस 6H2O, तो ये भी गैस फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, ये एक रिएक्शन है
और इसमें पूछा है क्या क्या पूछा है भाई, पहले दिया क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन। इसमें दिया है, गिवन है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। इसकी वैल्यू दे रखी है 3.6 इंटू 10 की पावर कितना है भाई, -3 मोल लीटर -1 सेकंड -1, है ना। इतना दे रखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है। और निकालना क्या है, फाइंड, टू फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन एक तो ये मालूम करना है, और दूसरा मालूम करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3। और तीसरी चीज मालूम करनी है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो तीन चीजें मालूम करनी है ना। देखो तो ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार क्या क्या दे रखा है, फिर देखें क्या क्या करना है ना। तो सबसे पहले आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना भाई, और दे क्या रखा आपको, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, इसका मतलब क्या हुआ है कि NO की क्या दे रखी है आपको, मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इतना है, इसका मतलब ये क्या है, DNO बाई DT, है ना, इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर -1 सेकंड -1, इतना है ना। अब आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना था। सबसे पहले हम निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब जितने मोल हैं 1/4 इंटू रेट ऑफ फॉर्मेशन, ये तो था फॉर्मूला, रेट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू कितनी है, -3। ठीक है, तो भाई इसको इधर कर दो तो ये हो जाएगा 4, यानी 36 10 की पावर -4, तो हो जाएगा 9, 4 9 36 10 की पावर -4 मोल लीटर -1 सेकंड -1। क्लियर, ये तो फॉर्मूला था रेट ऑफ रिएक्शन। रेसिप्रोकल लेना है मॉलिक्यूल का, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर इनटू रेट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमारा जवाब आया 9 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर -1 सेकंड 1 सही है। तो मैंने यहां पे लिख दे रहा हूं इसे 9 इंटू 10 की पावर -4, सही है भाई। ठीक है, आप देखो रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन से अब दोनों की फॉर्मेशन निकल जाएगी, है ना। तो बस क्या करना है, उतने मॉलिक्यूल से इनटू कर देना। तो अब क्या पूछा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 इक्वल टू NH3 के कितने मोल हैं, 4 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो करेंगे, है ना। तो कितना है, 4 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -4, तो कितना हो रहा है भाई, 36 इंटू 10 की पावर -4, और इसको हम लिखते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर -3 मोल, मोल लीटर -1 सेकंड -1। क्लियर, उतना इंटू कर देना उसको बस। ठीक है, तो बढ़िया हो रहा है भाई, है ना। तो ये हो गया आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका 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 NO का, NO का नहीं भाई, NH3 का, है ना, NO तो है ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। ठीक है, तो H2O के कितने मॉलिक्यूल हैं, 6 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो 6 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन कितना था, 9, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन है 9 इंटू 10 की पावर -4, तो हो जाएगा 54 इंटू 10 की पावर -4, या हम लिख सकते हैं 5.4 इंटू 10 की पावर -3
मोल लीटर -1 सेकंड -1। क्लियर? ठीक, कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट रिएक्शन कर। तो भाई रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमारे पास आ गया 3.6 इंटू 10⁻³ और रेट ऑफ फॉर्मेशन आ गया हमारे पास कितना 5.4 इंटू 10⁻³ है ना। ये तो करना है, बहुत इजी है, समझ में बात। बस फॉर्मूले याद रखने हैं और कुछ नहीं करना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। ठीक है, चलो आप लोगों के लिए अब एक और क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे उसे, है ना। 2 मैंने बता दिया, बिल्कुल ऐसा ही करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि किसका जवाब कितना आया। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, चलो मैं देता हूं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाँ, एक रिएक्शन है N2O5 NO2 प्लस O2, तो ये है आपकी 2 और ये है 4। ठीक है, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 10। ठीक है, N2O5 डिग्रेड हो रहा है NO2 और O2 में और रिवर्सिबल रेट ऑफ रिएक्शन है। सारी चीजें गैस फॉर्म में दे रखी है। अब आपको दिया है आपको क्या दिया है भाई? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 is increased by 2.0 तो रोबोट हो गई 2.0 इंटू 10⁻²। रोबोट देखिए रजनीकांत 10.2 मोल लीटर -1 सेकंड -1, इतना। तो द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज इंक्रीज्ड बाय, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी रेट ऑफ कंसंट्रेशन, ये किसका दे रखा है? NO2 का। रेट ऑफ फॉर्मेशन, बिल्कुल रेट ऑफ फॉर्मेशन है 2.0 रजनीकांत 2.0 इंटू 10⁻² मोल लीटर -1 सेकंड -1, ये आपको दे रखा है और पूछा है इन सॉरी है ना, ये ऐसा बोला है इन 5 सेकंड। तो अब भाई dt जो है ना वो 5 सेकंड रखना आपको ना नीचे। ठीक है, d ऊपर ये रखना है, ये है d और NO2 और ये है dt। बस इतना मैंने हिंट आपको दे दिया, ये आपको दे रखा है और आपको कैलकुलेट करना है। क्या करना है? रेट ऑफ रिएक्शन नंबर 1, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है और दूसरी चीज करनी है रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। ठीक है भाई, ये करना है आपको। ठीक है, तो ये रिएक्शन है, ये दे रखा है, तो इस समय सेकंड की वैल्यू भी दे रखी है 5 सेकंड। तो DNO2 और DT इसको रखोगे, जो भी वैल्यू आएगी वो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 होगी। क्लियर हो गया? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 होगी। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। उसके बाद आपको निकाला रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछ रहा है यहां पे। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आप रेट ऑफ रिएक्शन से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो क्लियर हो गया? चलो फिर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्ते।